एक लड़की समुद्र में एक बोट पर खड़ी थी। उसके सामने 55 साल का एक आदमी और 30 साल का एक युवक खड़ा था। उस लड़की का सफेद सूट पूरी तरह खून से सना हुआ था। उसके सिर और हाथ से खून बह रहा था, पर घाव के दर्द से ज्यादा उसकी आंखों में आक्रोश की लाली थी। वह अपने सामने खड़े आदमियों से पूछ रही थी, क्यों संजय अंकल और प्रशांत, तुम तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उसने रुआंसी आवाज में कहा, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूं ना अंकल, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और प्रशांत, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? उसकी बात सुनकर प्रशांत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी शैतान की गर्जना से कम नहीं थी। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, ओह आकांक्षा, कितनी भोली हो तुम। मैंने कहा और तुमने मान लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। नो बेबी नो, मुझे तुम्हारी उस दौलत से, उस महल जैसे घर से और सबसे ज्यादा तुम्हारे बिजनेस से प्यार था, जो अब मेरा है। और जब मेरा सच्चा प्यार यानी पैसा मेरे पास है, तो तुम किस काम की? यह कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू को आकांक्षा के चेहरे पर फेरते हुए नीचे ले जाकर उसके पेट में घोंप दिया। आकांक्षा की आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। उसने आखिरी बार नजरें उठाकर अपने संजय अंकल की तरफ देखा, जो उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। तभी उसके अंकल आगे आए और उसे गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाए, मेरा प्यारा बच्चा, जाओ और अपने मरे हुए मां बाप के पास खुश रहो, हमें यहां चैन से जीने दो। इतना कहकर उन्होंने आकांक्षा को पानी में धक्का दे दिया। वह समुद्र की गहराइयों में डूबने लगी। डूबते हुए उसकी आंखों के सामने 11 साल की एक बच्ची का चेहरा आने लगा। वह खुशी से एक बड़े से गार्डन में खेल रही थी और उसके पीछे पीछे उसके पापा घूम रहे थे। वे कह रहे थे, अक्षु बेटा चलो, मम्मा बुला रही हैं। तुम नहीं आई तो तुम्हारे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। क्या तुम अपने पापा को पिटते हुए देखना चाहती हो? यह सुनकर वह बच्ची जोर जोर से हंसने लगी और अपने पापा का हाथ पकड़कर कहने लगी, चलो पापा, अक्षु को भूख लगी है। वह अपने पापा के साथ घर के अंदर जाने लगी। वह घर किसी महल जैसा विशाल था। किचन से एक महिला की आवाज आ रही थी, आ गए आप दोनों, जल्दी आइए और नाश्ता कर लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। तीनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। वह 3 लोगों का छोटा सा परिवार अपने आप में ही संपूर्ण और खुश था। पर फिर उनके जीवन में संजय अरोड़ा नाम का शख्स आया, जो वीणा जी और महेश जी का कॉलेज फ्रेंड था। अपने बिजनेस में घाटा होने के कारण वह उनसे मदद मांगने आया था। जिस तरह वह उनके घर को देख रहा था, उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। पर शायद वीणा और महेश ने उसे नहीं पहचाना, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने न केवल उसकी मदद की, बल्कि अपनी कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स भी उसे सौंप दिए। पर संजय की नजर तो कहीं और ही थी। धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगा और महेश के घर उसका आना जाना बढ़ गया। वह कंपनी में भी सक्रिय रहने लगा। महेश राठी राठी कॉरपोरेशन के मालिक थे, जिसका कारोबार पूरे भारत में बड़े स्तर पर फैला था। संजय की बुरी नजर इसी साम्राज्य पर थी। उसने धीरे धीरे राठी कॉरपोरेशन में अपने वफादार लोग प्लांट करना शुरू कर दिए, जो उसे पल पल की खबर देते थे। एक दिन उसे पता चला कि महेश राठी अपनी पत्नी के साथ शहर के बाहर अपने पहाड़ी वाले विला पर जा रहे हैं। उसने मौके का फायदा उठाकर उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए, जिससे उनकी कार खाई में गिर गई। उसे लगा कि अब प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा हो जाएगा, पर उसे पता चला कि उस दिन उनकी बेटी उनके साथ नहीं थी। साथ ही यह भी पता चला कि सारी वसीयत आकांक्षा के नाम पर है, जो उसे 20 साल की होने से पहले नहीं मिल सकती। और यदि इस बीच उसे कुछ हुआ तो सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। इसीलिए वह उसके 20 साल के होने का इंतजार करने लगा। उसने कोर्ट से आकांक्षा की कस्टडी ले ली, क्योंकि महेश के परिवार में और कोई नहीं था। आकांक्षा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जो कभी अपने माता पिता की राजकुमारी थी, अब उसे संजय के रूखे व्यवहार का सामना करना पड़देशता था। वह सोचती थी कि शायद वह उनकी अपनी बेटी नहीं है, इसीलिए वे ऐसा करते हैं। लेकिन हर महीने की 5 तारीख को सबका व्यवहार बदल जाता था। घर का हर सदस्य उससे प्यार से बात करता था, क्योंकि उस दिन वकील साहब उसके मंथली अलाउंस
भत्ते का चेक देने और उसकी देखभाल का जायजा लेने आते थे। उसे स्कूल और कॉलेज भी इसीलिए जाने दिया गया क्योंकि कोर्ट के कड़े निर्देश थे कि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब आकांक्षा को समझ आ रहा था कि संजय अंकल उसे प्रशांत के साथ जर्मनी क्यों लाए थे। उन्होंने कहा था कि यहां उसका जन्मदिन मनाएंगे, पर वे तो उसे मारने का प्लान बनाकर आए थे। चूंकि अब वह 20 साल की हो गई थी, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर हो चुकी थी और उन्होंने धोखे से पहले ही कागजातों पर उसके हस्ताक्षर ले लिए थे। यही सब सोचते सोचते वह समुद्र की गहराइयों में समाने लगी। अब सतह पर उसका अक्स भी दिखाई देना बंद हो गया था। यह मंजर देखकर संजय और प्रशांत मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तो क्या होने वाला है आगे? क्या यही है आकांक्षा की कहानी का अंत? जानने के लिए सुनते रहिए अ हार्ट ऑफ द ओशन भाग 2। वहीं दूसरी ओर एक लग्जरी शिप जहाज पर एक शख्स बड़े से टेबल के पास बैठकर लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। उसकी उंगलियां बहुत ही सधे हुए और सुंदर तरीके से कीबोर्ड की कीज को प्रेस कर रही थीं। उसके हल्के डार्क ब्राउन बाल समुद्र की ठंडी हवा से लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नजर नहीं आ रहा था, एकदम शांत और गंभीर। पूरा शिप काले रंग की यूनिफॉर्म में खड़ीडीडी शेचे बॉडीगार्ड से भरा हुआ था। कुछ लोग पानी की गहराई में कुछ ढूंढ रहे थे, पर शायद उन्हें वह चीज मिल नहीं रही थी। तभी उस आदमी का फोन बजा। उसने देखा कि स्क्रीन पर मां नाम फ्लैश हो रहा है। उसने अपनी गहरी काली आंखों से फोन को घूर कर देखा और कुछ पल बाद उसे उठा लिया, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी तरफ से एक महिला की रौबदार आवाज आई। श्लोक अग्निहोत्री, मैं जानती हूं कि तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर वापस नहीं आए तो याद रखना कि तुम वसुंधरा अग्निहोत्री से बात कर रही हो, और मैं क्या कर सकती हूं तुम अच्छे से जानते हो। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। श्लोक ने फोन को एक पल घूर कर देखा और फिर वापस लैपटॉप में मग्न हो गया। तभी उसका असिस्टेंट देव वहां आया। श्लोक ने अपनी ठंडी और भारी आवाज कोल्ड वॉइस में पूछा, क्या तुम्हें वह मिला? उसका असिस्टेंट उसकी आवाज सुनकर डर से कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं बॉस, हमें वह नहीं मिला। पर क्या? श्लोक ने रूखेपन से पूछा। असिस्टेंट ने कहा, बॉस, एक लड़की की बॉडी मिली है। यह सुनकर श्लोक ने बेरुखी से कहा, अगर वह मर गई है तो तुम्हें उसे मछलियों का खाना बनने देना चाहिए था, उसे ऊपर क्यों लाए? यह सुनकर असिस्टेंट ने मन में सोचा, बॉस, क्या आपके पास दिल नहीं है? तभी उसे श्लोक की आवाज सुनाई दी, मेरे बारे में मन में विचार बना लिए हो तो जाकर उसे ढूंढो। असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए होश में आया और बोला, बॉस, हमने उसकी नब्ज चेक की, वह चल रही थी। यह सुनकर श्लोक खड़ा हो गया और अपनी शर्ट ठीक करते हुए बोला, चलो देखते हैं। वह शिप के पीछे वाले हिस्से में आ गया। उसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों ने सम्मान में अपने सिर झुका लिए। श्लोक ने सामने देखा कि रेस्टिंग चेयर पर एक लड़की लेटी है। उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था और कपड़े शरीर से चिपके हुए थे। दूर से वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर न जाने क्यों उसके कदम अपने आप उस लड़की की ओर बढ़ गए। उसने लड़की का हाथ पकड़कर देखा और उसकी गर्दन की नब्ज चेक की। वह हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, शायद यह लड़की 4-5 घंटों से पानी के अंदर थी, फिर भी यह जिंदा है। उसने उसे करवट दिलाई और हल्के हाथ से उसकी पीठ को सहलाया, फिर थोड़ा जोर लगाया, जिससे लड़की के मुंह से पानी निकलने लगा। इसके बाद श्लोक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने प्राइवेट चैम्बर की ओर ले जाने लगा। उसे ऐसा करते देख सब हैरान थे, क्योंकि उनके बॉस कभी किसी लड़की के पास तक नहीं जाते थे। तभी श्लोक ने रुककर अपने असिस्टेंट को आवाज दी, देव। देव तुरंत उसके पास आया। श्लोक ने निर्देश दिया, मेरा मेडिकल बैग मेरे रूम में लेकर आओ। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। उसे जाता देख देव ने एक लंबी सांस ली और सामान लेने चला गया। श्लोक ने आकांक्षा को बेड पर लिटाया। वह एक बहुत ही बड़ा और आलीशान स्वीट था, जिसमें तमाम सुविधाएं थीं। उस विशाल बेड पर आकांक्षा बहुत छोटी सी लग रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक
नॉक हुई। श्लोक ने दरवाजा खोला और देव के हाथ से मेडिकल बैग लेकर तुरंत उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। देव हैरान परेशान वहीं खड़ा रह गया। अंदर श्लोक ने आकांक्षा को देखा और फिर धीरे धीरे बेड के पास पहुंचकर उसके घावों की जांच शुरू की। उसने देखा कि उसके पेट और बांह पर काफी गहरे घाव हैं, जैसे किसी ने चाकू से वार किया हो। उसने एक पल के लिए उस लड़की को देखा और सोचा कि इतनी नाजुक सी लड़की को कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। उसने अपने विचारों को झटककर आकांक्षा के गीले कपड़े एक एक करके हटाना शुरू किया। पानी में लंबे समय तक रहने के कारण उसका शरीर हल्का नीला पड़ीडीएचने लगा था और उसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इस समय भी श्लोक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मानो वह सिर्फ एक डॉक्टर की तरह अपना काम कर रहा हो। जैसे ही उसने उसके सफेद सूट को शरीर से अलग किया, उसे उसकी ब्रा में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह उसे निकालने में थोड़ा असहज हुआ, फिर भी उसने उस चमकती हुई चीज को बाहर निकाला। वह यह देखकर दंग रह गया कि जैसे ही वह उस लड़की के करीब गया, उसके अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसने हैरानी से लड़की को देखा और सोचा कि शायद यह उसका वहम है। उसने अपने हाथ की ओर देखा, जिसमें एक आकाशी रंग का हीरा, स्काई ब्लू डायमंड था। यह उसकी हथेली जितना बड़ा था। यह वही चीज थी जिसे वे लोग समुद्र में खोज रहे थे। असल में जब यह डायमंड प्लेन से लाया जा रहा था, तब एक धमाके के कारण वह समुद्र में गिर गया था। यह 200 साल पुराना दुर्लभ हीरा था, जिसकी कीमत लगाना नामुमकिन था। इसे पाने के लिए ही प्लेन में ब्लास्ट करवाया गया था। श्लोक ने डायमंड को एक ड्रॉर में रखा और आकांक्षा की तरफ मुड़कर अपना मेडिकल बॉक्स खोला। उसने देखा कि चाकू का वार काफी गहरा था और टांके लगाने की जरूरत थी। उसने जरूरी सामान निकाला और इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान उसने देखा कि उस लड़की के शरीर पर कई पुराने जख्मों के निशान भी थे, मानो उसे सालों से प्रताड़ित किया गया हो। तभी उसने एक और अजीब बात गौर की। उस लड़की के पास होने पर श्लोक का शरीर अचानक गर्म हो रहा था। उसने सोचा, यह असंभव है, कोई इत्तेफाक बार बार नहीं हो सकता। उसने तुरंत उसकी पट्टियां की और उसे ब्लैंकेट कंबल से ढक दिया। शिप पर सिर्फ उसके ही कपड़े थे, इसीलिए उसने अपनी एक टी शर्ट और लोफर उसे पहना दिए। एक इंजेक्शन लगाकर वह बाहर आ गया। जाने से पहले उसने एक बार मुड़कर आकांक्षा की तरफ देखा। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह चुपचाप बाहर आया, जहां देव थोड़ी दूर खड्डा हाहा उसका इंतजार कर रहा था। तो क्यों हो रहा है श्लोक को यह अजीब सा एहसास? क्या श्लोक के आने से आकांक्षा की जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन भाग 3 द डेविल। जैसे ही देव ने श्लोक को बाहर आते देखा, वह तुरंत उसके पास जाकर खड़ा हो गया। श्लोक ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे वह मिल गया है। वह डायमंड उस लड़की के पास था। अब हमें निकलना चाहिए। कैप्टन से कहो कि शिप को वापस शहर की ओर ले चले। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और फिर रुककर बोला, और सुनो, डॉक्टर्स की एक टीम को विला पर पहुंचने के लिए कहो। डॉक्टर फीमेल, महिला होनी चाहिए, और डॉक्टर लक्ष्य को भी तुरंत आने के लिए कहो। पहले तो देव ने उसकी सारी बातें सुनी, पर आखिरी बात सुनकर वह दंग रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, महिला डॉक्टर, आखिर बॉस चाहते क्या है? पर फिर वह इन बातों पर ध्यान न देते हुए कैप्टन को शिप मोदने का निर्देश देने चला गया। वहीं श्लोक शिप के डेक पर जाकर खड़ा हो गया। काफी समय तक ढलते हुए सूरज को घूरने के बाद उसके होठों से सिर्फ 2 शब्द निकले, कौन हो तुम? कुछ घंटों बाद जहाज किनारे लग चुका था। श्लोक ने अपने कमरे में जाकर आकांक्षा को गोद में उठाया और नीचे उतरने लगा। उसके बॉडीगार्ड्स एक कतार में उसे फॉलो कर रहे थे। श्लोक किसी शक्तिशाली राजा की तरह लग रहा था। सूरज की सुनहरी चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसके लुक को और भी आकर्षक बना रही थी। आकांक्षा उसकी बलिष्ठ बाहों में किसी कोमल फूल की तरह लग रही थी, जिसे वह बहुत संभाल कर ले जा रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो बॉस इसे किसी को छूने तक नहीं दे रहे। थोड़ी देर बाद वहां कई काली गाड़ियां आकर रुकीं,
उनके बीच एक रोल्स रॉयल थी। श्लोक ने पहले आकांक्षा को सावधानी से लिटाया और फिर खुद दूसरी तरफ से जाकर बैठ गया। गाड़ियां जर्मनी की सड़कों पर धूल उड़ाती हुई दौड़ने लगीं। आधे घंटे बाद वे एक विशाल विला के गेट पर थे। विला के अंदर कदम रखते ही कई नौकर सिर झुकाए खड़े हो गए। श्लोक उन सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। श्लोक के साथ एक लड़की को देखकर सभी नौकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी श्लोक की आवाज गूंजी, जॉन। जॉन, जो वहां का हेड बटलर था, तुरंत सामने आकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। श्लोक ने आदेश दिया, मैडम के लिए कपड़े और जरूरत के सामान का इंतजाम करो और वह सब मेरे कमरे में शिफ्ट करवाओ। इतना कहकर वह आकांक्षा को लेकर लिफ्ट से ऊपर चला गया। जॉन हैरानी से देखता रह गया, पर वह खुश भी था कि आखिर श्लोक सर के जीवन में कोई तो लड़की आई। कमरे में आकर श्लोक ने आकांक्षा को बिस्तर पर लिटाया और उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाने के बाद बालकनी में जाकर फोन करने लगा। उसने देव को फोन किया, देव, अब तक डॉक्टर्स की टीम क्यों नहीं आई और क्या तुमने डॉक्टर लक्ष्य को सूचित किया? देव ने उत्तर दिया, जी बॉस, वे बस पहुंचते ही होंगे। श्लोक ने फोन काटकर सोफे पर बैठकर इंतजार करना शुरू किया। कुछ ही देर बाद जॉन ने आकर सूचना दी, सर, डॉक्टर्स आ गए हैं। श्लोक ने उन्हें अंदर बुलाया। सफेद कोट पहने लेडी डॉक्टर्स की टीम सामने खड़ी आई थी। श्लोक ने उन्हें पेशेवर तरीके से निर्देश दिए, ये मिस आकांक्षा हैं। ये 5 घंटे से पानी में थीं। इनके हाथ और पेट में गहरे घाव थे, जिन्हें मैंने स्टिच टांके कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इनका फुल बॉडी चेकअप करें और देखें कि कहीं कोई इंटरनल ब्लीडिंग या इंजरी तो नहीं है। वह पूरी तरह से एक प्रोफेशनल की तरह बात कर रहा था। इसके बाद वह डॉक्टर्स को कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। न जाने क्यों उसका वहां से जाने का मन नहीं था, पर वह बाहर निकल आया। बाहर उसने देखा कि एक लंबा दुबला पतला आदमी, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी और आंखों पर चश्मा था, उसकी ओर आ रहा था। उसने श्लोक को देखते ही शिकायत की, यार, तुम भी हद करते हो। मैं रिसर्च लैब में एक जरूरी काम कर रहा था और तुम्हारा फोन कॉल किसी बम ब्लास्ट की तरह आता है, जो दिन हो या रात मुझ पर फट जाता है। अब बताओ, मुझे यहां क्यों बुलाया है? ये डॉक्टर लक्ष्य सिंघानिया थे, जो भारत के सबसे मशहूर डॉक्टरों में से एक थे। श्लोक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। लक्ष्य ने मुंह बनाया और उसके पीछे हो लिया। अंदर श्लोक सोफे पर अपना हाथ सिर पर रखकर बैठा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। लक्ष्य ने उसे गौर से देखा और उसकी परेशानी समझने की कोशिश की। तभी श्लोक की आवाज आई, आज मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ सुधार, इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैंने उसे महसूस किया। यह सुनकर लक्ष्य की आंखें चमक उठी। उसने उत्सुकता से पूछा, मुझे विस्तार से बताओ। श्लोक ने आकांक्षा के मिलने से लेकर उसके इलाज तक की पूरी बात बताई। लक्ष्य ने गंभीरता से कहा, देख श्लोक, मैं तेरा डॉक्टर और दोस्त दोनों हूं। हम पिछले 6 सालों से तेरी इस समस्या पर काम कर रहे हैं, पर कभी सफलता नहीं मिली। और आज तू कह रहा है कि तूने कुछ महसूस किया। क्या तू वाकई श्योर है? क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें अभी कुछ टेस्ट करने होंगे। तू अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल। श्लोक ने कहा, मैं आज नहीं, कल आऊंगा। पर लक्ष्य DDH गया। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते? क्या पता यह एहसास सिर्फ कुछ पलों के लिए हो। तू अभी मेरे साथ चलेगा? वह श्लोक को जबरदस्ती ले जाने लगा। जब वे श्लोक के कमरे के पास से गुजरे तो श्लोक की नजरें खुद ब खुद उस कमरे के दरवाजे पर ठहर गईं। लक्ष्य ने यह नोटिस किया और मजाक में बोला, अरे जरा हम भी तो देखें कि वह कौन सी मैडम है जिन्होंने हमारे पत्थर दिल श्लोक को मोम बना दिया। श्लोक ने उसे एक तीखी नजर से घूरा और आगे बढ़ गया।
लक्ष्य मुस्कुराया और दोनों कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आगे जानने के लिए सुन हार्ट ऑफ द ओशन भाग 4 द डेविल। हॉस्पिटल में श्लोक के सारे टेस्ट की रिपोर्ट देखकर लक्ष्य उदास हो गया। उसने श्लोक से कहा, श्लोक, तुम्हारी रिपोर्ट पहले जैसी ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। यह सुनकर श्लोक ने हैरानी से पूछा, तो फिर वह क्या था जो मैंने कल महसूस किया? लक्ष्य ने धीमी आवाज में कहा, शायद यह सब तुम्हारे ज्यादा सोचने के कारण हो रहा है। लक्ष्य की यह बात सुनकर श्लोक को गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, नहीं लक्ष्य, मैं कह रहा हूं ना कि मैं गलत नहीं हूं। मैंने उसे महसूस किया है। यह मेरी बॉडी है, मुझसे बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता। तू समझ क्यों नहीं रहा है? लक्ष्य ने एक ठंडी आह भरी और कहा, श्लोक, मेरी बात सुन। मैं जानता हूं कि यह तेरा शरीर है, पर मैं तेरा इलाज पिछले 6 सालों से कर रहा हूं और आज तक मुझे कोई सुधार नहीं मिला। तू उस हादसे को अच्छे से जानता है ना? फ्लैशबैक, अतीत की यादें। नहीं श्लोक, इतनी तेज कार मत चलाओ, मुझे डर लग रहा है। लक्ष्य चिल्लाया। श्लोक ने हंसते हुए कहा, चिल ब्रो, तू इतना पैनिक क्यों हो रहा है? पूरी सड़क खाली है और मैं इतनी भी तेज नहीं चला रहा। अब तो डरना छोड़ दे। उसी समय अचानक गाड़ी के सामने एक छोटी बच्ची आ गई। उसे बचाने के चक्कर में श्लोक ने स्टीयरिंग को दूसरी तरफ तेजी से मोड़ दिया, जिससे गाड़ी सड़क किनारे एक बड़े खंभे से टकरा गई। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त, डैमेज हो गई। थोड़ी देर बाद जब लक्ष्य को होश आया तो उसने देखा कि श्लोक के सिर से खून बह रहा था और गाड़ी के कांच के टुकड़े उसके पैरों में धंस चुके थे। उसकी सफेद जीन्स खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। लक्ष्य ने खुद को संभालते हुए एम्बुलेंस बुलाई। कुछ ही देर में वे हॉस्पिटल में थे। लक्ष्य की ड्रेसिंग की गई और श्लोक को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। 6 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, मिस्टर श्लोक को अभी निगरानी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। कल होश आने पर ही हम उनकी सटीक स्थिति बता पाएंगे। अगले दिन जब श्लोक को होश आया तो उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में कोई हलचल महसूस नहीं हुई। उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, पर वे बेजान थे। वह घबराकर चिल्लाने लगा। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसके पैर लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो चुके हैं। हालांकि 2 साल के कड़े इलाज के बाद श्लोक के पैर ठीक हो गए और वह चलने लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नई समस्या सामने आई। उसकी कुछ नसों के दब जाने के कारण वह अपने शरीर के कुछ खास हिस्सों में संवेदना, फीलिंग खो चुका था। श्लोक ने बहुत इलाज कराया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। फ्लैशबैक समाप्त। लक्ष्य ने कहा, श्लोक, मैं जानता हूं तू इस समय परेशान है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। और अब अगर तू कह रहा है कि उस लड़की को छूकर तुझे कुछ महसूस हुआ है, तो मुझे लगता है तुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। लक्ष्य की बात सुनकर श्लोक गुस्से में बोला, तू पागल हो गया है? मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तूने उसकी हालत देखी है? वह कितनी बुरी हालत में मुझे मिली थी। उसके शरीर पर अनगिनत घाव हैं, जैसे उसे बरसों से प्रताड़ित, टॉर्चर किया गया हो। मैं उसे और दुख नहीं दे सकता, और अपने फायदे के लिए तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। जब वह अपने विला पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में गया। उसने देखा कि आकांक्षा को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है और उसके कपड़े बदल दिए गए हैं। वह नीले रंग की ड्रेस में उस किंग साइज बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा अब भी पीला था, जैसे उसमें जान ही न हो। उसे अब तक होश नहीं आया था। श्लोक उसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर कपड़े लेकर शावर लेने चला गया। बाहर आने के बाद उसने अपने कमरे का एक गुप्त दरवाजा खोला, जो उसके प्राइवेट वर्क स्पेस से जुड़ा था। वह कमरा उसके बेडरूम से भी बड़ा था और उसमें विशाल कांच की खिड़कियां थीं। वहां से विला के बगीचे का सुंदर दृश्य दिखता था।
शाम ढल रही थी और खिड़की से आती सूरज की लालिमा पूरे कमरे में फैल रही थी। श्लोक एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठा था। उसके पीछे उसकी एक विशाल तस्वीर लगी थी जिसमें वह किसी सम्राट की तरह बैठा था। पास ही एक बड़ी बुक शेल्फ थी जो मेडिकल और बिजनेस की किताबों से भरी थी। अगली सुबह श्लोक सफेद सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। सामने रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद उसने नजरें उठाकर बेड की तरफ देखा। वह स्लीपिंग ब्यूटी अब भी सो रही थी। उसे सोते हुए 3 दिन बीत चुके थे। डॉक्टर स्नेहा ने बताया था कि वह टेम्पररी कोमा, अस्थाई कोमा में है। सिर में चोट और पानी जाने के कारण उसके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में समस्या आई थी। श्लोक पिछले 3 दिनों से उसे देख रहा था। वह इस इंतजार में था कि उसे कब होश आएगा। वह खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ माय ओशन, डिस्ली कंपाउंड, हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 4। सुबह का समय था। श्लोक अपने कमरे में एक बड़े से सफेद सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सामने ही टेबल पर कॉफी रखी थी जो अब तक ठंडी हो चुकी थी। लगभग आधे घंटे बाद श्लोक ने लैपटॉप से नजरें हटाकर सामने बेड पर देखा। उसने देखा कि वह स्लीपिंग ब्यूटी अब तक सो रही है। वह पिछले 3 दिनों से सिर्फ सो ही रही थी। डॉक्टर स्नेह ने उसकी जांच की तो पता चला कि वह टेम्परेरी कोमा में है। सिर में पानी जाने के कारण उसके नर्वस सिस्टम में कुछ परेशानी हो गई है, जिसकी वजह से उसे होश आने में इतना समय लग रहा है। श्लोक लगातार 3 दिनों से उसे देख रहा था। वह इस इंतजार में बैठा था कि कब उसे होश आएगा। वह यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो उसे उस लड़की से दूर नहीं जाने दे रहा। इस बारे में सोच सोच कर वह परेशान हो चुका था। उसने कभी अपनी मां के अलावा किसी और की इतनी परवाह नहीं की थी, पर पता नहीं क्यों उसे इस अनजान लड़की की इतनी चिंता हो रही थी। उधर आकांक्षा एक सपना देख रही थी जिसमें वह पानी में डूब रही थी, पर अचानक एक हाथ ने उसे पानी से बाहर खींच लिया। उसे सिर्फ उस आदमी की खुशबू आ रही थी जो उसे सुरक्षित महसूस करवा रही थी। वह उसकी खुशबू को अपने पास महसूस कर सकती थी, जैसे वह आसपास ही हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने महसूस किया कि वह एक बेहद नरम बिस्तर पर है। उसने अपने आसपास देखा। वह एक बड़े और आलीशान कमरे में थी। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी, जिससे बिस्तर की रेशमी चादर चमक रही थी। उसने उठने की कोशिश की, पर उसने महसूस किया कि वह हिल नहीं पा रही है। फिर उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर 3 दिनों से कुछ न खाने पीने और समुद्र का खारा पानी गले में जाने के कारण उसका गला खराब हो गया था। बेड पर हलचल होती देख श्लोक ने नजरें उठाकर उस तरफ देखा। उसने पाया कि आकांक्षा को होश आ गया है। वह उठकर उसके पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि वह लड़की अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर सब जगह देख रही थी। उसने आवाज दी, क्या तुम जाग गई हो? आकांक्षा ने उस तरफ देखा तो पाया कि एक 6 फुट 3 इंच का हैंडसम सा आदमी उसके बेड के पास खड़ा है। डर के कारण उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर बोल नहीं पा रही थी। श्लोक को भी इस बात का एहसास हो गया। उसने उससे कहा, डरो मत। फिर उसने अपने मेडिकल बॉक्स से एक लिक्विड निकाला और आकांक्षा को पिला दिया। आकांक्षा अभी भी उसकी तरफ ही देख रही थी। श्लोक ने कहा, इसे पीने से थोड़े समय बाद तुम्हारी आवाज नॉर्मल हो जाएगी। इतना कहकर वह वहां से चला गया। थोड़े समय बाद आकांक्षा फिर से सो गई। उसे होश में देख श्लोक को न जाने क्यों एक अजीब सा सुकून मिला था। अगली बार जब आकांक्षा उठी तो उसने पाया कि कमरे में अंधेरा था। साइड लैंप की मध्यम सी रोशनी कमरे में फैली थी। उसने खुद को हिलाने की कोशिश की
अब उसका शरीर पहले से बेहतर था। वह खड़ी हुई और जगह का मुआयना करने लगी। उसने पाया कि यह वाकई एक आलीशान कमरा था। वह पास ही के स्लाइडिंग डोर से बाहर आई। उसने देखा कि इस समय सूरज उग रहा था। वह बालकनी में खड़ी थी। सूरज की रोशनी आसमान को हल्के लाल रंग में रंग रही थी। आकांक्षा इकतक उस ओर ही देख रही थी। काफी समय तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई खड़ा है। एक पल के लिए तो वह डर से कांप उठी। तभी उसे एक आवाज आई, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? वह समझ गई कि यह वही आदमी है जो उस समय कमरे में था। उसने सोचा कि यह वही शख्स होगा जो उसे समुद्र से बचाकर लाया है। शायद इसी कारण आज वह जिंदा है। पर वह उसकी तरफ नहीं मुड़ी। उसने उगते सूरज को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। आज श्लोक पहली बार उसकी आवाज सुन रहा था। उसकी आवाज सुनकर श्लोक के चेहरे पर एक अनचाही मुस्कान आ गई, पर उसने उसे तुरंत ही छिपा लिया। फिर उसने उससे कहा, इट्स नॉट फॉर यू, यह तुम्हारे लिए नहीं था। उस ओशन समुद्र में मेरा एक इंपॉर्टेंट सामान गिर गया था और हम वहीं ढूंढ रहे थे, एंड बाय मिस्टेक, गलती से तुम हमें मिल गई। आकांक्षा को उसकी बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर उसने यह अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। श्लोक भी नहीं जानता था कि उसने उससे ऐसा क्यों कहा। वह बस उससे बात करना चाहता था, पर शायद उसे बात करना आता ही नहीं था। काफी देर तक दोनों खामोश खड़े रहे। तभी श्लोक ने कहा, 6 बज गए हैं, मुझे जिम जाना है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चला गया। आकांक्षा उसे जाते हुए देखने लगी। वह उसे तब तक देखती रही जब तक उसकी परछाई भी गायब नहीं हो गई। उसने फिर से आसमान की ओर देखकर खुद से कहा, मम्मी पापा क्यों, मैं आज फिर जिंदा बच गई। उसने सोचा कि अब तो सुबह हो गई है तो उसे नहा लेना चाहिए, पर फिर उसे ख्याल आया कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं हैं। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने देखा कि वहां एक मेड काम करने वाली खड़ी थी। वह मेड अंदर आई और आकांक्षा को गुड मॉर्निंग विश किया। उसने आकांक्षा को कुछ साफ और नए कपड़े दिए और कहा, मैम, सर ने कहा है कि आप तैयार होकर नाश्ता करने नीचे आ जाएं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। इतना कहकर वह मेड चुप हो गई। आकांक्षा ने उससे कहा, थैंक यू, पर मैं मैनेज कर लूंगी, आप जा सकती हैं। यह सुनकर वह मेड वहां से चली गई। जब मेड नीचे आई तो सामने बैठे श्लोक को देखकर उसने कहा, सर, मैम ने कहा है कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और वह थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगी। श्लोक ने यह सुना और उठकर खड़ा हो गया। बाहर जाने से पहले उसने अपने हेड बटलर जॉन से कहा, मैम के लिए नाश्ते में हल्का खाना बनाना। और फिर वह जिम की ओर चला गया। इधर आकांक्षा तैयार होकर पिछले 1 घंटे से अपने कमरे में ही बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बाहर जाए या नहीं। तभी वह मेड वापस आई और उसने कहा, मैम, प्लीज नाश्ते के लिए नीचे चलिए। आकांक्षा उसके साथ नीचे जाने लगी। उसने देखा कि वह 2nd फ्लोर पर थी। वह अपनी नजरों से पूरे घर को निहार रही थी। वह विला वाकई काफी सुंदर था। तो क्या आकांक्षा और श्लोक की दोस्ती हो पाएगी? क्या श्लोक जान पाएगा कि आकांक्षा के साथ क्या हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, हार्ट ऑफ द ओशियन, भाग 6। आकांक्षा ने देखा कि सीढ़ियों के दाईं ओर एक विशाल डाइनिंग हॉल है, जहां डाइनिंग टेबल पर श्लोक किसी राजा की तरह बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आकांक्षा वहां आकर खड़ी हो गई और संकोचवश जमीन को घूरने लगी। जब श्लोक की नजर उस पर पड़ी तो वह अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगा। फिर उसने अपनी ठंडी आवाज, कोल्ड वॉइस में कहा, बैठ जाओ। आकांक्षा ने एक बार उसकी तरफ देखा और कुर्सी पर बैठ गई। उसने टेबल पर रखे खाने को देखा। वहां ब्राउन राइस, उबली हुई सब्जियां और कुछ फल रखे थे। यह सब देखकर
आकांक्षा ने मन ही मन मुंह बनाया और सोचने लगी, बताओ यार, इतने दिनों से बेहोश थी, पेट में चावल का एक दाना तक नहीं गया, और यहां होश आया तो मरीजों वाला खाना मिल रहा है। इसे देखकर तो मैं और बीमार हो जाऊं। श्लोक ने देखा कि आकांक्षा खाना नहीं खा रही है और अजीब से चेहरे बना रही है। उसने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, कुछ दिनों तक तुम्हें यही खाना होगा। तुम्हारी बॉडी अभी स्टेबल, स्थिर नहीं है, बस इसे खा लो। आकांक्षा मन मारकर वह बेस्वाद खाना खाने लगी। उसने देखा कि श्लोक बड्ढे आराम से वहीं खाना खा रहा है। उसने सोचा, क्या इस आदमी के पास जीभ नहीं है? इसे क्या कोई स्वाद ही नहीं आ रहा? जैसे तैसे उसने आधी प्लेट खत्म की और कहा, अब मैं और नहीं खा सकती। श्लोक ने बटलर जॉन की तरफ देखा और जॉन तुरंत किचन में चला गया। आकांक्षा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि श्लोक अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा है। वह फिर सोचने लगी, यह आदमी इतना खराब खाना खाने के बाद काली कॉफी भी पी सकता है। हाय, मैं तो मर ही जाऊं। तभी उसके सामने दूध का एक बड़ा गिलास आ गया। वह आंखें फाड़कर उस गिलास को देखने लगी। तभी श्लोक की आवाज गूंजी, इसे खत्म करो। आकांक्षा ने रोता हुआ सा चेहरा बनाया, पर श्लोक ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो तुम्हें 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। इंजेक्शन का नाम सुनते ही आकांक्षा ने झट से गिलास पकड़ा और उसे मुंह से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि 2 जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दूध पीने लगी। श्लोक उसे ही देख रहा था। आकांक्षा के अजीब अजीब मुंह बनाने को देखकर अनजाने में ही श्लोक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया और वापस कठोर चेहरा बनाकर कॉफी पीने लगा। जब आकांक्षा ने दूध खत्म किया तो श्लोक अपना ब्लैक ब्लेजर ठीक करते हुए उठ खड़ा हुआ। आकांक्षा सोच रही थी कि उससे बात कैसे करे, पर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, श्लोक बाहर जा चुका था। आकांक्षा भी उसके पीछे पीछे गेट तक गई। श्लोक गेट पर रुक गया, जैसे उसे पता हो कि पीछे आकांक्षा खड़ी है। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम्हें जो भी कहना है शाम को कहना, अभी मुझे जरूरी काम है। आकांक्षा मुंह बनाकर बुदबुदाने लगी, खड़ूस कहीं का, एक तो जबरदस्ती वो बेस्वाद खाना और गंदा दूध पिला दिया, और अब जब बात करनी है तो चला गया। हे भगवान, तेरी इस बच्ची की कोई सुनता ही नहीं। वैसे जो भी हो, जान तो इसी ने बचाई है, इतना भी बुरा नहीं है। घर बहुत बड़ा है, चलो थोड़ा घूम ही लिया जाए। यह कहकर वह उछलते कूदते घर के अंदर चली गई। बाहर अपनी कार में बैठा श्लोक लैपटॉप पर घर की लाइव फुटेज देख रहा था। उसने वह सब सुना जो आकांक्षा कह रही थी। वह अनायास ही मुस्कुराने लगा और खुद से बोला, अच्छा तो मैं ऐसे खड़ूस लगता हूं, बिल्कुल बच्ची है। फिर उसने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। उसकी गाड़ी एक विशाल इमारत के सामने रुकी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अग्निहोत्री एम्पायर। श्लोक का ऑरा इस समय बहुत खतरनाक लग रहा था। वहां के सारे कर्मचारी सिर झुकाए खड़े थे। वह बिना किसी की तरफ देखे लिफ्ट में चढ़ गया। श्लोक इस कंपनी का सीईओ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने यह बिजनेस संभाला था। उस समय वह अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, जो उसे बीच में छोड़नी पड़ी। 5 सालों में उसने इस बिजनेस को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। लोग हैरान थे कि एक 22 साल का लड़का इतना सफल कैसे हो गया। उसने बिजनेस के साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की और अब वह देश के बेहतरीन हार्ट सर्जन्स में से एक था। श्लोक के परिवार में उसकी मां वसुंधरा अग्निहोत्री ही उसके लिए सब कुछ थीं। उनके अलावा वह किसी की नहीं सुनता था। उसके चाचा कैलाश, चाची मेनका और उनके बच्चे सार्थक और कीर्ति भी साथ रहते थे। ऑफिस के केबिन में बैठकर श्लोक अपने असिस्टेंट देव को घूर रहा था। देव, तुम एक लड़की की जानकारी 3 दिन में नहीं निकाल पाए।
क्या वह कोई जलपरी है जो अचानक प्रकट हो गई? क्या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है? मुझे लगता है तुम्हें यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। देव सिर झुकाए खड़ा था। सर, मैंने पूरी कोशिश की, पर ताज्जुब की बात यह है कि हमें कोई लिंक नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान और उस दिन की सारी फुटेज मिटवा दी हो। अब तो वह मैम आकांक्षा ही बता सकती हैं कि वह वहां कैसे पहुंची। श्लोक खिड़की के पास खड़ा होकर धीरे से बोला, उसे होश आ चुका है, पर मैं अभी उससे यह सब पूछकर उसे और परेशान नहीं करना चाहता। शायद कुछ समय बाद वह खुद बता दे। देव ने मन ही मन सोचा, जब उसे होश आ गया है तो आप मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे तो ऐसे सुना रहे थे जैसे मैंने आपकी कोई फाइल चोरी कर ली हो। श्लोक ने उसे जाने का इशारा किया और काम में लग गया। कुछ देर बाद उसने दूसरे लैपटॉप में घर की फुटेज देखी। आकांक्षा सोफे पर पैर मोड़कर, चेहरे को हाथों में छिपाकर बड़े ध्यान से टीवी देख रही थी। जब श्लोक ने गौर किया तो पाया कि वह टॉम एंड जेरी देख रही थी और बीच बीच में खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी मासूम हंसी देखकर श्लोक के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। उसने मन में कहा, बच्ची कहीं की। तो क्या श्लोक जान पाएगा आकांक्षा के साथ हुई नाइंसाफी को? क्या आकांक्षा श्लोक पर भरोसा करके अपना अतीत उसे बताएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन भाग 7। शाम को जब श्लोक घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में कोई शोर नहीं हो रहा था। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ गया। जब वह अंदर पहुंचा तो जॉन ने आगे बढ़कर उसका कोट ले लिया। श्लोक ने जॉन से पूछा कि आकांक्षा कहाँ है। जॉन ने उसे इशारे से बताया। श्लोक ने जॉन का इशारा समझते हुए उस तरफ देखा तो पाया कि आकांक्षा सोफे पर कुशन पकड़कर सो रही थी। वह उसके पास चला गया। सोते वक्त आकांक्षा किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसके एक हाथ में रिमोट था। तभी श्लोक को ख्याल आया कि उसने आज उसके घावों को चेक नहीं किया है। वैसे तो घाव लगभग ठीक हो चुके थे, पर टांके, स्टिचेस काटना अभी बाकी था। वह धीरे से उसके पास बैठ गया और उसका टॉप उठाकर पेट पर लगे घाव को देखने लगा, जो अब लगभग सूख चुका था। तभी आकांक्षा की नींद खुल गई। श्लोक को खुद के इतने करीब पाकर वह घबरा गई और पीछे की तरफ खिसकने लगी। श्लोक चुपचाप उसे देखता रहा। आकांक्षा को जागते देख वह थोड़ा असहज, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। वह सोचने लगा कि आकांक्षा उसके बारे में क्या सोच रही होगी। दूसरी तरफ आकांक्षा उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। श्लोक ने जल्दी से खुद को सामान्य किया और बोला, मैं तुम्हारे टांके, स्टिचेस चेक कर रहा था। फिर उसने आदेश देते हुए कहा, तुम्हें अपना टॉप उतारना पड़ेगा। आकांक्षा उसे आंखें फाड़कर देखने लगी। तभी श्लोक ने फिर कहा, तुम्हारे टांके खोलने होंगे। आकांक्षा ने मना कर दिया। यह देखकर श्लोक को गुस्सा आ गया और वह जबरदस्ती उसका टॉप उतारने लगा। यह देखकर आकांक्षा और भी ज्यादा घबरा गई। श्लोक ने उसका टॉप उतारकर एक तरफ फेंक दिया। जब उसने आकांक्षा की तरफ देखा तो उसने सिर्फ एक स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई थी। उसका बॉडी शेप बिल्कुल परफेक्ट था। इतने दिनों से तबीयत खराब होने के कारण उसका पेट, टमी और भी ज्यादा फ्लैट हो गया था। श्लोक ने इस बात से अपना ध्यान हटाया और अलमारी से अपना मेडिकल बॉक्स लेकर आया। वह बहुत ही पेशेवर, प्रोफेशनल तरीके से टांके खोलने लगा। पहले उसने पेट के टांके खोले और फिर बाजू के। घाव लगभग पूरी तरह भर चुके थे। आकांक्षा पूरा समय उसे ही देख रही थी। जब भी श्लोक की उंगलियां उसे छूती तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। अचानक ही आकांक्षा की नजर अपने पुराने घाव पर गई और उसे वह दिन याद आ गया जब उसे ये जख्म दिए गए थे। वे जख्म उसके शरीर से ज्यादा उसके दिल पर असर कर रहे थे।
अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और एक आंसू की बूंद श्लोक के हाथ पर जाकर गिरी। श्लोक ने नजरें उठाकर देखा तो पाया कि आकांक्षा रो रही है। उसका दिल अचानक बेचैन होने लगा। उसे लगा कि शायद आकांक्षा को उसकी हरकत का बुरा लगा है। वह सफाई देने लगा। देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे घाव चेक कर रहा था। आकांक्षा ने एक मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और अपनी आंसू भरी आंखों से कहा, सॉरी, शायद मैंने आपको डरा दिया। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, बस कुछ अतीत की बुरी यादों ने आंखों को भर दिया था। आपने तो मेरी जान बचाई है और मैं अब तक आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। श्लोक उसकी तरफ देखता रह गया। न जाने क्यों उसे उसकी आंखों में बहुत दर्द दिखाई दिया। उसने सोचा, न जाने कैसी जिंदगी रही होगी इसकी, जो इसकी आंखें आज भी दर्द बयां कर रही हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक अजनबी पर इतना विश्वास? आकांक्षा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अपनों ने तो तोड़ दिया, पर न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आप टूटने नहीं देंगे। वैसे आप काफी अच्छे डॉक्टर हैं। श्लोक उसे अजीब नजरों से देखने लगा। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं एक डॉक्टर हूं? आकांक्षा ने दीवार की तरफ इशारा किया जहां श्लोक की कुछ डॉक्टरों की यूनिफॉर्म वाली तस्वीरें लगी थीं। उन तस्वीरों में वह काफी हैंडसम दिख रहा था। श्लोक वे देखकर सब समझ गया और मन ही मन कहा, अच्छा, तो ये मुझे डॉक्टर समझती है। अच्छी बात है, मुझे ज्यादा सफाई नहीं देनी पड़ेगी। तभी उसने देखा कि आकांक्षा नजरें झुकाए बैठी है और शर्म के मारे उसके कान पूरी तरह लाल हो गए हैं। तब श्लोक को एहसास हुआ कि वे दोनों कितनी अजीब स्थिति, ऑकवर्ड सिचुएशन में हैं। उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं और आकांक्षा से कहा, तुम्हें यह ऑइंटमेंट लगा लेना चाहिए, इससे घाव के निशान चले जाएंगे। आकांक्षा ने दवा उसके हाथ से ले ली और लगाने लगी, पर बाजू पर दवा लगाने में उसे काफी परेशानी हो रही थी। श्लोक ने उसे तिरछी नजरों से देखा और कहा, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? आकांक्षा यह सुनकर सकपका गई, फिर धीरे से अपनी गर्दन हां में हिला दी। तो क्या इन दोनों की यह पहली बातचीत इन्हें एक दूसरे के करीब लाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन द डेविल। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। मेरे साथ बने रहें यूट्यूब चैनल गेमिंग एडा के साथ। हार्ट ऑफ द ओशियन भाग 8। श्लोक ने आकांक्षा के हाथ से वह ऑइंटमेंट मलहम लिया और उसकी बाजू पर लगाने लगा। श्लोक के हाथों के स्पर्श से आकांक्षा का दिल जोरों से धड़कने लगा। श्लोक को भी एक अजीब सा एहसास हो रहा था, पर वह खुद पर नियंत्रण करते हुए दवा लगाकर उठ खड़ा हुआ। दरवाजे तक पहुंचकर उसने कहा, थोड़े ढीले कपड़े पहनना ताकि दवा ना मिटे। इतना कहकर वह वहां से चला गया। आकांक्षा दरवाजे को तब तक देखती रही जब तक वह बंद नहीं हो गया। फिर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और खुद से कहा, आकांक्षा, तेरा दिल ट्रेन की तरह क्यों दौड़ रहा है? तुझे क्या हो जाता है जब भी यह आदमी तेरे पास आता है? उधर दूसरी तरफ श्लोक उलझन भरी आंखों से गार्डन में खड़े होकर चांद को देख रहा था। वह मन ही मन कह रहा था, जिंदगी का यह कैसा मोड़ है। ऐसा लगता है जैसे कोई नया रास्ता जुड़ने वाला है, पर क्या यह रास्ता खुशियां देगा या मेरी जिंदगी के कांटे इन खुशियों को उजाड़ देंगे? फिर वह अपनी आंखें बंद करके वहीं बेंच पर बैठ गया। अगली सुबह आकांक्षा काफी ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। वह किचन काउंटर के पास खड़ी होकर सोच रही थी कि आज उसे खुद के लिए कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, वरना यह घास फूस खाकर वह पक्का मर जाएगी। सभी नौकर और जॉन उसे मना कर रहे थे। जॉन ने कहा, मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए, सर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।
आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए, आपको जो खाना है हमें बताइए, हम बना देंगे। आकांक्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम लोग कुछ नहीं बनाने वाले, वही उबली हुई सब्जियां और पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हो। भला यह भी कोई खाना होता है? अब रहने दो, मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। सभी नौकर उसे लाचारी से देखने लगे। आकांक्षा हाथ में चाकू लिए शिमला मिर्च, कैप्साइकम काट रही थी और साथ ही निर्देश भी दे रही थी कि उसे क्या क्या चाहिए। 1 घंटे के अंदर उसने वेज पुलाव, दाल तड़का और रोटियां तैयार कर लीं। सब आंखें फाड़कर उसे देख रहे थे। पूरा किचन खाने की खुशबू से महक उठा था और वहां खड़े हर कर्मचारी के मुंह में पानी आ रहा था। इधर श्लोक आज काफी देर से उठा था, पता नहीं क्यों, पर कल उसे एक सुकून भरी नींद आई थी, जैसे उसे जीने का कोई नया मकसद मिल गया हो। किचन से आ रही खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने गुलाबी रंग का एप्रन पहने आकांक्षा को किचन काउंटर के पास देखा। गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल हो रहा था और उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी और उसकी भूरी आंखों में एक अलग ही चमक थी। श्लोक को वह किसी परी जैसी लग रही थी। वह न जाने कब तक दरवाजे के पास खड़ा उसे निहारता रहा। तभी उसके कानों में आकांक्षा की हंसी गूंजी। वह हंसते हुए कह रही थी, देखा आप सबने, मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है। आपको नहीं पता, मेरा बनाया खाना खाने के लिए लोग तरसते हैं। मैं आप सबको जरूर खिलाऊंगी, पर उन डॉक्टर साहब को नहीं। आप उनके लिए उनकी वही घास फूस बना देना। वैसे डॉक्टर साहब अभी तक उठे नहीं क्या? सब उसे उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। जॉन ने पूछा, मैम, यहां कोई डॉक्टर नहीं रहते? आप किसे डॉक्टर साहब कह रही हैं? आकांक्षा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे वही आपके सर, वह डॉक्टर है ना। अब मुझे उनका नाम तो पता नहीं, इसीलिए डॉक्टर साहब ही सही। पर जो भी कहो, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया है। काश मैं उन्हें अपने हाथ का खाना खिला पाती। शायद ये मेरी तरफ से थैंक यू होता। पर वे तो ये सब नहीं खाते ना। एक काम करूंगी, ऐसे ही बोल दूंगी। अगर गुस्सा हो गए तो अच्छा, आपको पता है वो कौन से हॉस्पिटल में है? श्लोक बाहर खड़ा यह सब सुनकर हैरान था। वह मन में कह रहा था, क्या मैं इसे डॉक्टर लगता हूं? माना कि वह मेरा प्रोफेशन है, पर मेरी पर्सनालिटी श्लोक अग्निहोत्री जैसे बिजनेस टाइकून को इसने डॉक्टर साहब बना दिया। बाकी सब भी चौंक कर आकांक्षा को देख रहे थे। खुद को गिरता देख आकांक्षा सकपका गई और बाहर जाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मत बताओ, ऐसे क्यों देख रहे हो? और दौड़कर बाहर चली गई। तभी एक महिला नौकरानी ने छिड़कर कहा, यह लड़की किस तरह की है? हमारे सर को कुछ भी कह रही है। क्या इसे पता नहीं कि वह कौन है? इसमें बिल्कुल शिष्टाचार, डिसेंसी नहीं है। यह तो किसी छोटे स्तर डाउन मार्केट की लड़की जैसी लग रही है। जॉन ने उसे घूर कर देखा और कहा, अपनी जुबान संभालो और काम करो। वह नौकरानी घबरा गई, पर उसकी आंखों में आकांक्षा के लिए नफरत साफ दिख रही थी। इधर आकांक्षा के बाहर आने से पहले ही श्लोक वहां से हट चुका था। जब सर्वेंट्स डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहे थे, तब श्लोक सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। ग्रे कलर के टक्सीडो सूट में वे काफी हैंडसम लग रहा था। आकांक्षा उसे देखती ही रह गई। श्लोक उसके पास आया और उसकी आंखों में चमक बरस गई। उसने एकदम नजदीक जाकर पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? आकांक्षा हड़बड़ा गई और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको नहीं देख रही थी। मैं तो सीढ़ियां गिन रही थी। श्लोक उसकी बचकानी बात पर मन ही मन हंसा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में खाना परोसा जाने लगा। श्लोक ने एक शरारत सोची और जॉन से कहा, मैम को आज हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना है, इसलिए उन्हें सिर्फ ओट्स और दूध दो। यह सुनकर आकांक्षा का चेहरा उतर गया।
वह मायूस होकर श्लोक को देखने लगी। श्लोक ने कठोर होकर कहा, मेरे घर में यह अनहेल्दी खाना क्या कर रहा है? इसे यहां से ले जाओ। आकांक्षा ने धीमी आवाज में कहा, सॉरी जॉन, आपको मेरी वजह से डांट सुननी पड़ रही है। मुझे नहीं पता था कि यहां अपनी पसंद का कुछ करना मना है। आप ये सब ले जाइए। श्लोक ने देखा कि आकांक्षा की आंखों में आंसू थे। ये देखकर उसे ऐसा लगा मानो उसके दिल में किसी ने हजारों सुइयां चुभो दी हों। उसने तुरंत आकांक्षा का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा, रो मत, खा लो जो तुम्हें खाना है। मैं सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए कह रहा था। फिर उसने एक शर्त रखी, तुम हॉस्पिटल चलकर पूरा चेकअप कराओगी और अगर इंजेक्शन लगा तो बिना नाटक किए लगवाओगी। प्रॉमिस? आकांक्षा ने थोड़ा सोचा और हां कह दिया। जॉन और बाकी नौकर श्लोक का यह रूप देखकर हैरान थे। वह महिला नौकरानी अब भी जल भुन रही थी। दोपहर के खाने का समय था। आकांक्षा खुशी खुशी अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी। उसने श्लोक को अपना उबला हुआ खाना खाते देखा तो उसे बुरा लगा। उसने संकोच से कहा, मैंने पहली बार आपके यहां खाना बनाया है, थोड़ा सा छकोगे? ज्यादा नहीं, बस इतना सा। उसने अपनी उंगली से छोटा सा इशारा किया। श्लोक ने कुछ देर उसे देखा। आकांक्षा को लगा वह नहीं खाएगा, पर तभी श्लोक की लंबी सुंदर उंगलियां उसकी प्लेट की ओर बढ़ीं। उसने एक निवाला तोड़ा और खाने लगा। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। देखते ही देखते श्लोक आकांक्षा की प्लेट का सारा खाना खा गया। आकांक्षा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से में कहा, क्या आपके पास अपनी प्लेट नहीं थी? मैंने थोड़ा सा बोला था, आप तो सारा खा गए। श्लोक को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह बस आकांक्षा के गुस्से वाले चेहरे को निहार रहा था और खाने के स्वाद में खोया हुआ था। उसने मन में कहा, कितने सालों से ऐसा खाना नहीं खाया था। आज इस लड़की ने मुझे मजबूर कर दिया। आगे क्या होगा? क्या श्लोक के मन में आकांक्षा के लिए भावनाएं जागने लगी हैं और वह नौकरानी क्या साजिश रचेगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन। हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 9। श्लोक डाइनिंग टेबल से उठकर खाड़ी एचा हो गया और वहां से जाने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे ऐसे जाते देख आकांक्षा भी तुरंत खड्डैती हुई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। श्लोक लिविंग रूम के बीचों बीच पहुंचकर अचानक रुक गया। आकांक्षा लगभग दौड़ ढहते हुए उसके पीछे आ रही थी, इसलिए वह सीधे उसकी पीठ से जा टकराई। अपना सिर सहलाते हुए उसने ऊपर की तरफ श्लोक के चेहरे को देखा। आकांक्षा का कद श्लोक के सीने तक ही आता था। उसने देखा कि श्लोक उसे गहरी नजरों से घूर रहा है। श्लोक ने रूखेपन से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आकांक्षा ने नजरें झुका लीं और हिचकिचाते हुए कहने लगी, वह क्या है ना कि मैं कह रही थी कि आप। उसकी ऐसी उलटी सीधी बातें सुनकर श्लोक को गुस्सा आने लगा। उसने सख्त लहजे में कहा, जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। श्लोक की भारी और कड डेज का आवाज सुनकर आकांक्षा डर के मारे कांपने लगी। श्लोक को तुरंत एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखा दी है। उसने अपनी आवाज थोड़ी नरम की और कहा, अच्छा ठीक है, बोलो। आकांक्षा ने नीचे देखते हुए ही धीरे से कहा, मुझे आपसे कहना था कि मुझे इंडिया वापस जाना है। यह सुनते ही श्लोक के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसे ऐसा लगा मानो आकांक्षा उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। उसने झटके से आकांक्षा का चेहरा अपनी तरफ ऊपर किया और एक एक शब्द चबाते हुए बोला, तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकती। अगर इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उस समय श्लोक की आंखें आग उगल रही थीं। उसे इस तरह चिल्लाते देख आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए और वह दौड़ ढकर अपने कमरे में चली गई।
श्लोक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह उसी हालत में घर से निकल गया। घर के बाकी नौकरों को आकांक्षा के लिए बुरा लग रहा था, पर वह एक नौकरानी जो आकांक्षा से चिढ़ती थी, मन ही मन खुश हो रही थी। उसने सोचा, बॉस को नाराज करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जैसी लड एचकियां यही डिजर्व करती हैं। जब श्लोक ऑफिस पहुंचा तो पूरे ऑफिस का तापमान जैसे गिर गया हो। सबको महसूस हो गया था कि आज श्लोक का मूड बहुत खराब है, और हुआ भी वही। उसने आज हर डिपार्टमेंट के हेड की क्लास लगा दी। वह हर किसी के काम में नुक्स निकाल रहा था। जो भी उसके केबिन में जाता वह अपनी आंखों में आंसू लेकर ही बाहर आता। 4-5 दिनों की शांति के बाद आज श्लोक का वह भयानक रूप ऑरा वापस आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सोते हुए शैतान को जगा दिया हो। रात के 9 बजे तक वह ऑफिस में ही रहा। उसने किसी को भी जल्दी घर जाने नहीं दिया। श्लोक अपनी केबिन की खिड़की से बाहर चांद को देख रहा था, जिसमें उसे बार बार आकांक्षा का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूमियत से खाना खाना, इंजेक्शन के नाम से डर जाना। उसने धीरे से खुद से कहा, नहीं, इस बार मैं इसे नहीं होने दूंगा। इस बार मैं अपना सुकून अपने पास ही रखूंगा। तभी उसे आकांक्षा का वह रोता हुआ चेहरा याद आया जो सुबह उसके सामने से ओझल हुआ था। वह याद आते ही उसका दिल बेचैनी से धड़क उठा। उसे महसूस हुआ कि आकांक्षा ठीक नहीं है। उसने तुरंत अपनी सिगरेट बुझाई और कोट उठाकर बाहर की तरफ भागा। उसका असिस्टेंट देव सुबह से ही सहमा हुआ खड़दयाचा था। उसने श्लोक की जलती हुई आंखें देखीं तो पसीने से भीग गया। श्लोक ने उससे कहा, देव, मुझे कल सुबह तक ब्रिज वाले प्रोजेक्ट का काम पूरा चाहिए। देव के पैरों तले जमीन निकल गई। वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसकी प्रेजेंटेशन एक रात में तैयार करना नामुमकिन था, पर वह कुछ कह नहीं सका। तब तक श्लोक वहां से निकल चुका था। श्लोक के जाते ही पूरे ऑफिस ने चैन की सांस ली। इधर श्लोक अपनी गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो उसकी सांसें रुकने वाली हों। आधे घंटे बाद वह विला पहुंचा। घर में एकदम सन्नाटा था। उसने जॉन को आवाज दी, पर तभी वह ईर्ष्यालु नौकरानी सामने आई और सिर झुकाकर बोली, सर, मिस्टर जॉन के परिवार में कोई इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए वे चले गए। उन्होंने आपको फोन किया था पर आपने रिसीव नहीं किया। श्लोक ने पूछा, बाकी? नौकर कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, सब अपने कॉटेजेस में जा चुके हैं। क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? श्लोक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आकांक्षा के बारे में पूछा। नौकरानी ने बताया, सर, वह सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। श्लोक तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा। वहां बिस्तर और सोफा एकदम साफ थे। कोई नहीं था। वह दूसरे कमरों में भी गया, पर आकांक्षा कहीं नहीं मिली। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा और खुद से कहने लगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ढूंढते ढूंढते वह पहली मंजिल के स्विमिंग पूल एरिया तक पहुंचा। जैसे ही उसने कांच का दरवाजा हटाया और अंदर गया, उसके कदम वहीं जम गए। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह फटी आंखों से स्विमिंग पूल की तरफ देख रहा था। आखिर ऐसा क्या देखा श्लोक ने? क्या आकांक्षा उसे छोड़कर चली गई है या कोई बड़ा हादसा हो गया है? जानने के लिए सुनते रहिए। हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 10। श्लोक ने देखा कि आकांक्षा पूल साइड पर बेहोश पड़ भीगी है। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और उसका एक हाथ अभी भी पानी में लटक रहा था। वह दौड़-कर उसके पास गया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसने देखा कि आकांक्षा का चेहरा सफेद पट्टी चुका है और उसके होठों पर नीलापन छा गया है। श्लोक उसके गालों को थपथपाते हुए व्याकुल होकर कहने लगा, आकांक्षा, उठो, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? देखो,
जल्दी आंखें खोलो। जब उसने कोई प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं दी, तो श्लोक ने उसे अपनी गोद में उठाया और कार की ओर भागा। इस समय उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद ड्राइव कर सके, इसलिए एक बॉडीगार्ड गाड़ी चलाने लगा। श्लोक पीछे की सीट पर आकांक्षा का सिर अपनी गोद में लेकर बैठा था। वह बार बार उसकी नब्ज चेक कर रहा था, जो बहुत धीमी चल रही थी। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड्डे देचता जा रहा था। वह चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड से बोला, गाड़ी और तेज चलाओ। हॉस्पिटल पहुंचते ही श्लोक उसे लेकर अंदर भागा। वहां मौजूद सभी लोग श्लोक अग्निहोत्री को जानते थे, इसलिए तुरंत डॉक्टरों की टीम सक्रिय हो गई। श्लोक भी अंदर जाने की कोशिश करने लगा, पर डॉक्टरों ने उसे बाहर ही रोक दिया। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर लहजे में बोले, मिस्टर श्लोक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह लड़की इतनी देर तक पानी में और फिर भीगे कपड़ों में बाहर कैसे रही। इनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। ठंड की वजह से इनका दिमाग सुन्न पर डेचने लगा था। अगर थोड़ी भी देर और हो जाती तो ये कोमा में जा सकती थी। इन्हें देखकर लगता है कि ये पहले भी ऐसे किसी सदमे का शिकार हो चुकी हैं। श्लोक खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। उसने पूछा, क्या अब वह खतरे से बाहर है? डॉक्टर ने हामुक में सिर हिलाया और उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। कमरे में पहुंचकर श्लोक ने देखा कि आकांक्षा बेजान सी बेड पर लेटी है और उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। उसके होंठ अभी भी सूखे थे। वह उसके पास बैठ गया और उसका हाथ थाम कर धीरे से बोला, तुमने मुझे डरा दिया। जब जानती हो कि पानी से परेशानी होगी तो वहां क्यों गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मुझसे गुस्सा थी तो मुझसे लड्डी अच लेती, पर खुद को इस हाल में क्यों डाला? तुमने कहा कि तुम मुझे छोड़ दाच कर चली जाओगी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पूरी रात श्लोक उसका हाथ थामे बैठा रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने पल भर के लिए भी नजर हटाई तो आकांक्षा ओझल हो जाएगी। सुबह खिड़की से सूरज की पहली किरण देखते हुए वह सोचने लगा कि आखिर कल ऐसा क्या हुआ जो उसकी यह हालत हुई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट देव को कॉल किया। देव, मुझे कल की सारी सीसीटीवी फुटेज अभी के अभी चाहिए। वैसे तो श्लोक अक्सर लाइव फुटेज देखता था, पर कल गुस्से की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया था। 1 घंटे बाद देव लैपटॉप लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। श्लोक एक नर्स को आकांक्षा के पास छोड़ डेचकर बाहर सीटिंग एरिया में आ गया। रात भर जागने के बाद भी श्लोक के चेहरे का तेज कम नहीं हुआ था। लैपटॉप स्क्रीन पर घर का नजारा दिखा। उसने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया। उसे आकांक्षा कमरे से बाहर निकलकर पूल एरिया की तरफ जाती दिखी। फुटेज में आकांक्षा पानी में पैर डाले बैठी थी। उसका चेहरा नीचे झुका था और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह एक तक पानी को देख रही थी। श्लोक को उसे देखकर अपने दिल में एक टीस सी महसूस हुई। तभी उसने देखा कि वह ईर्ष्यालु नौकरानी आकांक्षा के पीछे जाकर खड्डी हो गई और उसे घूरने लगी। आकांक्षा अपनी ही दुनिया में खोई थी। जब उसे एहसास हुआ कि कोई पीछे है तो वह मुद्दी। नौकरानी ने जहर उगलते हुए कहा, क्या बात है मैडम? पड्डी उदास हैं। बुरा लग गया सर की बातों का। वैसे तुम यही डिजर्व करती हो। इंसान जब अपनी औकात से ऊपर कुछ मांगता है ना, तो वह ऐसे ही नीचे गिरता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम सर के लिए स्पेशल हो? आकांक्षा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। नौकरानी मुस्कुराकर बोली, सॉरी, तुम तो मैम हो ही नहीं। आकांक्षा ने धीमे से कहा, तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? मुझे कोई बात नहीं करनी। वह जाने लगी तो नौकरानी फिर बोली, देखना, सर खुद तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे क्योंकि तुम उनके लायक नहीं हो। आकांक्षा को भी गुस्सा आ गया। उसने पलटकर कहा, तो क्या तुम लायक हो?
अगर हो तो जाओ और जाकर अपने सर को खुश करो। मुझे ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। यह सुनते ही वह नौकरानी आग बबूला हो गई। वह आकांक्षा की तरफ बढ़ाते हुए चिल्लाई, तुम्हारी यह हिम्मत, तुम तो कौडी की लड्डे की मुझे जवाब दे रही हो। तुम्हारी औकात क्या है, अभी बताती हूं। वह हिंसक होकर आकांक्षा की तरफ बढ़ने लगी और आकांक्षा डर के मारे पीछे हटने लगी। तो आगे क्या हुआ और श्लोक उस नौकरानी के साथ अब क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशियन।